नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। ठीक है, आज जो है अपना जो टॉपिक जो था वो मानव अंग तंत्र वाला, उसके सारे एमसीक्यू लगभग हो गए। ठीक है, आज जो है वो नया टॉपिक है वो है आनुवंशिकी, जिसको बोलते हैं अपन जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकी नाम से आनुवंशिकी का मतलब होता है कि ऐसी ये विज्ञान की शाखा है, आनुवंशिकी शाखा है। ठीक है, जिसके अंदर जीवों में होने वाले परिवर्तन, उनका अध्ययन किया जाता है या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, और कौन कौन से गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो जो शाखा जो है वो कौन सी है? आनुवंशिकी है। ठीक है, तो आनुवंशिकी में इसके जो कहा जाता है कि आनुवंशिकी के जो जनक है उनका नाम जो है वो जॉन गीगर मेंडल जो है, ठीक है, उनको कहा गया है। जो आनुवंशिकी के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने इस पे प्रयोग करके, मटर के पौधे पे प्रयोग करके ये बताया था कि कौन कौन से गुण जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, और इनको कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जाएंगे, इनके लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसके कौन कौन से इंपोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। सबसे पहला है, मेंडल ने प्रयोग किया था, यानी मेंडल ने कौन से पौधे पे अपना प्रयोग किया था या कौन से पौधे को अपने प्रयोग में चुना था, तो वो कौन सा है? आलू है, बैंगन है, मटर है या टमाटर है। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो अपने जो चुना था वो कौन सा था? वो था मटर का पौधा। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो है पाइसम सटाइवम। ठीक है, इनको सिलेक्ट करने का कारण क्या है? कि कारण ये था कि सबसे पहले ये एक वर्षीय पादप होता है। एक वर्षीय पादप है। ठीक है, द्विलिंगी होता है पादप, जिसमें आप स्वपरागण भी करा सकते हो और आप उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हो या पर परागण भी करा सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें 7 द्विपार्श्विक लक्षण मिलते हैं। द्विपार्श्विक लक्षण पाए जाते हैं। द्विपार्श्विक लक्षण वे होते हैं, जैसे लंबाई है तो लंबाई में भी आपको लंबा वाला भी मिलेगा और बौना वाला भी मिलेगा। ठीक है, तो ये द्विपार्श्विक लक्षण होते थे। ऐसे ऐसे इसमें 7 कैरेक्टर थे और उन पे उसमें उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसलिए ये गुण के आधार पे मेंडल ने बहुत सारे पौधों को हटा के मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, तो मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। इसका बायोलॉजिकल नेम जरूर याद रखना, पाइसम सटाइवम नाम है। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। आनुवंशिकता के पिता कहा जाते हैं। आनुवंशिकता के पिता जो है वो आनुवंशिक, देखो शब्द जो है वो बैटसन ने दे दिया था, जेनेटिक शब्द। ठीक है, और डार्विन जो था वो नेचुरलिस्ट था, प्राकृतिकवादी था। ठीक है, प्रकृति के जो नियम जो है उनके आधार पे इन्होंने कई सारे नियम दिए। मेंडल को कहा जाता है क्या? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता या फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या कहा जाता है? इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता के नियमों का पुनः खोज किसने की? पुनः खोज किसने की? देखो, कहते हैं कि जो है 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था और 1884 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, यानी लगभग लगभग 62 ईयर जो है वो ये जिंदा रहे थे। इन्होंने क्या किया था? अपने पूरे जो भी इनके जो प्रयोग जो थे उनकी एक
मैगजीन बनी थी, ठीक है, जहाँ पे एक सोसाइटी थी जिनका नाम था ब्रून्स सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, वहां पे इन्होंने दिया था। और मेंडलिज्म में यानी मेंडलवाद के रूप में इनकी पुस्तक जो थी वो पब्लिश हुई थी। लेकिन उस समय कहते हैं कि कम्युनिकेशन लेवल जो था वो बहुत ही कम था, ठीक है, तो लोगों के पास में ये बात पहुंच नहीं पाई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब डेथ के बाद में जब कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वापस इस पे प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि ये प्रयोग जो है जिनका रिजल्ट जो है वो मेंडल ने बताया वो के वही रिजल्ट इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वापस उसको खोजा, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि पुनः खोज जो थी वो मेंडल की जो है वो 3 वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। पहला वैज्ञानिक था हुगो डिब्रीज, जिसने उत्परिवर्तन को भी दिया था। उन्होंने क्या दिया बताया था? उत्परिवर्तन को बताया था। उत्परिवर्तन की खोज इन्होंने की, ठीक है। पॉल कॉरेंस ने मेंडल के अपवाद के रूप में बताया था, अपूर्ण के अपवाद में बताया था इन्होंने, ठीक है। और इसका नाम जो है वो क्या है? एरिक शेरमार्क है। ये 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डिब्रीज जिन्होंने उत्परिवर्तन को खोजा, पॉल कॉरेंस जिन्होंने मेंडल के अपवादों के बारे में बताया, यानी कुछ ऐसे भी है पौधे जिन्हों मेंडल के नियमों की पालना नहीं करते, और एरिक शेरमार्क जो था, इन्होंने इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलके क्या की थी? इनकी खोज की थी। तो क्या होएगा? फोर्थ वाला जो ये सभी है, तीनों जो है वो इन्होंने खोज की थी। तो वापस जो है पुनः आनुवंशिकता या मेंडल को पुनः खोज जो है वो किसने की थी? हुगो डिब्रीज, पॉल कॉरेंस एंड एरिक शेरमार्क ने की थी। ये 3 वैज्ञानिक थे, इन तीनों ने इनकी खोज की थी। मेंडल का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या अफ्रीका? तो देखो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के ये सिलिसेला गांव में हुआ था, गांव के अंदर हुआ था। तो कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के अंदर हेनबेन प्रांत है, उस प्रांत का एक गांव है सिलिसिला, ठीक है, उसके अंदर इसका जो है वो क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अपूर्ण प्रभाविता की खोज, अभी बताया था अपवाद, अपवाद का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता, यानी प्रभाविता के नियम की पालना नहीं करता है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की? डार्विन ने, लेमार्क ने, कॉरेंस ने, ठीक है, या मेंडल ने? तो किसने की थी? पॉल कॉरेंस ने की थी, पॉल कॉरेंस ने की थी, ठीक है। पॉल कॉरेंस अभी बताया था जो मेंडल के अपवाद के रूप में, ठीक है, ये मेंडल के नियम का क्या था? अपवाद के नियम का अपवाद था। मेंडल के नियमों का अपवाद मटर का पौधे पे किया, मक्का, गेहूं या मीराबिलस जलापा? इसका पूरा नाम है मीराबिलस जलापा, ठीक है। इसको 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। इसको 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है, पौधा भी बोला जाता है, इसको मीराबिलस जलापा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो था इस पे अपना प्रयोग किया था ये अपवाद में। अच्छा, इसमें क्या था अपवाद? कि जब लाल फूल वाला प्रभावी गुण जो था वो था लाल, अप्रभावी जो था लाल, और अप्रभावी था वो था सफेद, ठीक है। मेंडल का पहला नियम ये कहता है कि प्रभाविता का नियम, यानी पहला पौधा हमेशा प्रभावी गुण ही बताएगा, ठीक है। जैसे आर आर बताए तो स्मॉल आर ले लिया, सफेद गुण को, ये एलील है, इसको क्या बोलेंगे अपन? एलील बोलते हैं, या इसको बोलेंगे युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी, ठीक है, युग्म विकल्पी बोला जाता है, एलील बोला जाता है इसको, ठीक है। ये आर आ रहा है तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? आर, ठीक है, और आर, 2 गैमेट बने, इसमें बनेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये 2 गैमेट इसके भी बने, ये क्या बने? युग्मक बने। अब ये युग्मक जो होंगे जब भी निषेचन करेंगे, सपोज मान लो ये इसके साथ में करवाते हैं तो बनता है आर स्मॉल आर, ठीक है, इसके साथ में करवाते हैं तो बनता है आर स्मॉल आर, और ये वाला अगर इसके साथ में करवाते हैं तो बोलते हैं आर स्मॉल आर,
और इस वाले का निषेचन अगर इस साथ में करवाते हैं तो ये बन गए अपने पास में क्या, बीज बन गए। जब इनको बोएंगे तो इस पे जो फ्लावर आएगा वो कैसा आएगा, ये पहली पीढ़ी होगी जिसको F1 जनरेशन बोलते हैं, पहली पीढ़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी वाला गुण आना चाहिए, यानी ये पौधा जो है उस पे फूल कैसे आने चाहिए थे, आने चाहिए थे कैसे, लाल, कैसे आने चाहिए थे, तो आने, तो ये था प्रभाविता का नियम, आने क्या चाहिए थे, लाल। लेकिन आए कैसे, ये सारे कैसे बन गए, ये बन गए पिंक, यानी बन गए गुलाबी, कैसे बन गए, गुलाबी। तो ये मेंडल का आधा है, अपूर्ण है, पूरा नहीं कर रहा, पूरा कब होता है, जब लाल होते हैं। ठीक है, तो इस पौधे में ये नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो था वो किसने दिया था, ये कॉरेंस ने, और मिराबिलस जलापा, पौधे का नाम जरूर याद रखना, मिराबिलस जलापा। ठीक है, तो इसमें जो है वो पिंक आते थे, आने कैसे चाहिए थे, लाल, और लेकिन कैसे आए, वो पिंक आए। अब है F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर अप्रभावी जनकों के साथ में करवाते हैं तो क्या कहलाते हैं। देखो इसको थोड़ा समझ लो, पहली पीढ़ी का मतलब होता है F1। सपोज मान लो ये T है और T है, ये लंबे पौधे, ठीक है, और ये जो है वो बौने, ये इनके क्या है, जनक है, क्या है, जनक। ठीक है, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनमें जो पहला जो पीढ़ी बनेगी वो हमेशा ये बनेगी, ये कहलाती है प्रभाविता वाला, प्रभाविता वाला नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी हो गई, ये F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, ये कौन सा है, प्रभावी है, ये कौन सा है, अप्रभावी है। ठीक है, ये पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, लंबे भी कैसे, विषम युग्मजी, वो भी कौन से, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसलिए विषम आया। ठीक है, एक जैसे होते तो सम आता, सम युग्मजी। ठीक है, लेकिन ये देखो ये वाले ने क्या किया, देखो समझना इसको, इस बात को कि ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी वाला है और स्मॉल टी है वो अप्रभावी वाला है। एक मोटा कुत्ता है, एक पतला कुत्ता है, रोटी डालते हैं अपन, तो मोटा वाला जो कुत्ता होगा वो इसको क्या कर जाएगा, खाएगा, या भली पास में उसमें पतला कुत्ता बैठा हुआ है तो वो उसमें रिप्रेजेंट नहीं करेगा अपने आप को, कि उसको पता है कि मैं अगर खाऊंगा तो मेरे को मार देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कैपिटल टी है वो प्रभावी है, इसके साथ में अप्रभावी है, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, वो अपना प्रभाव जो दिखेगा वो किसका दिखेगा, इसी का ही दिखेगा, इसलिए वो पौधे कैसे हैं, लंबे। ठीक है, कैसे, लंबे। अब यहाँ पे एक बात जो है वो ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये कि भाई F1 पीढ़ी का क्रॉस जो है वो अप्रभावी जनकों के साथ में अगर करवाते हैं, किसके साथ में करवाते हैं, अप्रभावी जनकों के साथ में, तो सुनना, देखो पहली चीज F1 पीढ़ी का इसका अगर क्रॉस, ये जो है वो जनक है और ये F1 पीढ़ी संतति है। ठीक है, बात को समझना थोड़ा। अगर मैं जनक के साथ में करवाता हूं, मतलब जनक कोई भी हो, जनक के साथ में करवाता हूं तो उसको बोला जाएगा बैक क्रॉस। कौन सा कराया जाएगा, बैक क्रॉस, यानी पीछे जा रहे हैं अपन, यानी किससे करेंगे, इसमें क्या होगा, टी स्मॉल टी का क्रॉस जो है वो टी कैपिटल टी के साथ में और टी स्मॉल टी के साथ में, इसके साथ में करवाना है। ठीक है, वापस देख लो, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 है, ये F1 पीढ़ी का पौधा है, इसका क्रॉस जो है वो मैं, क्रॉस जो है वो अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी इसके साथ में करवाना, अगर मैं इस दोनों के साथ में होता है तब तो इसको नॉर्मली बोला जाता है बैक क्रॉस। क्या बोला जाएगा, बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस भी दो तरह के हैं। ठीक है, अगर सपोज मान लो इसका मैं इसके प्रभावी के साथ में करवाता हूं, ये कौन सा है, प्रभावी वाला। ठीक है, किसके साथ में करवाता हूं, प्रभावी वाले के साथ में करवाता हूं तो इसको बोलेंगे आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे अपन, आउट क्रॉस बोलेंगे।
ठीक है। और अगर इसी का ही मैं इसके साथ में अप्रभावी वाले के साथ में करवाता हूं, ये प्रभावी है, अप्रभावी है, इसके साथ में करवाता हूं, तो इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे अपन? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, तो कितने तरह के हुए? आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन? बैक क्रॉस। बैक मतलब पीछे जाना। अब पीछे में आपने अगर प्रभावी के साथ में करवाया है क्रॉस, तो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस। और अप्रभावी के साथ में कराया तो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोले जाएंगे। ठीक है, तो अप्रभावी के साथ में टेस्ट क्रॉस और इसके साथ में करवाए तो ये होता है क्रॉस। अब आनुवंशिकी की इकाई होती है, आनुवंशिकी की इकाई देखो तो सुन लेना। डीएनए को गुणसूत्र को बोल जाता है क्या? आनुवंशिकी की, आनुवंशिकी की वाहक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाहक। इसको बोला जाता है आनुवंशिकी इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकाई। और अगर सपोज मान लो डीएनए होता है तो उसको बोला जाता है आनुवंशिकी पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पदार्थ। ठीक है, तो इकाई बात ध्यान रखना, गुणसूत्र है तो वाहक है, जीन है तो इकाई है, और डीएनए है तो पदार्थ है। आनुवंशिकी पदार्थ पूछे तो डीएनए। ठीक है, आनुवंशिकी वाहक पूछे तो आनुवंशिकी वाहक जो होता है वो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। आनुवंशिकी इकाई पूछे तो वो क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, क्योंकि जीन क्या होता है? डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं या कोई ना कोई प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन। और ये होते कहाँ पे? ये डीएनए पे होते हैं। ठीक है, डीएनए कहाँ होता है? डीएनए गुणसूत्र पे होता है। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो है वो, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सेकंड वन, जीन। नेक्स्ट है, जीन की क्रियात्मक इकाई होती है। जीन की भी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? देखो, रिकॉन है, म्यूटॉन है और सिस्ट्रॉन है। तो कौन सी होती है? सिस्ट्रॉन जो होती है वो क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। यानी ये या की क्रियात्मक इकाई है, मतलब या की जीन, जीन प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बनाती है, मतलब वो क्रिया कर रही है। ठीक है, बैक क्रॉस अभी बताया था, दो प्रभावी जनकों के बीच में नहीं। F1, F1 सही है। पहला क्या चाहिए अपने को? F1 चाहिए। F1 पीढ़ी का शुद्ध जनकों के साथ में, शुद्ध जनक कौन से हो गए? तो ये वाला हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? स्मॉल टी। इनके साथ में करवाते तो होता है। दोनों अप्रभावी जनकों के बीच में गलत है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, ये भी गलत है। क्या चाहिए अपने को? F1 पीढ़ी चाहिए, तभी अपन बैक में जाएंगे। पहली पीढ़ी का क्रॉस जनक के साथ में अगर करवाते हैं, शुद्ध जनकों के साथ में करवाते हैं, तो वो कहलाता है बैक क्रॉस। और उसमें भी आपने देखा कि अप्रभावी के साथ में कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस, और प्रभावी के साथ में करवाते हैं तो आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको? आउट क्रॉस बोला जाएगा। आनुवंशिकी की इकाई या जीन होते हैं। अच्छा, आनुवंशिकी की इकाई मैंने अभी बताया क्या होते हैं? आरएनए के भाग होते हैं, डीएनए का भाग होता है, यकृत का या लाइसोसोम का। तो सीधी सी बात है, ये तो दोनों होंगे नहीं। ठीक है, किसका भाग होते हैं? वो डीएनए का भाग होते हैं। किसका भाग होते हैं? डीएनए का भाग होते हैं। ठीक है, क्यों? डीएनए के जो ये इस तरह का डीएनए, ठीक है, इस पे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजिनस बेस, और इस पे ही कोई फंक्शन, ये वाला जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। ये कोई ना कोई क्या बनाएगा? इसमें कोड होंगे। ठीक है, किसके लिए कोड होंगे? वो प्रोटीन बनाने के लिए। किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। क्योंकि डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। इसको बोला जाता है अनुवाद, यानी आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवाद कहलाता है। इसको बोलेंगे अनुलेखन। क्या बोलेंगे? अनुलेखन। ठीक है, तो किसका भाग होता है? डीएनए का भाग होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, वॉटसन ने, खुराना ने, डार्विन ने या मेंडल ने? तो किसने किया था? खुराना ने। डॉक्टर, इसका पूरा नाम डॉक्टर हरगोबिंद खुराना।
इन्होंने क्या किया था, जीन का सर्वप्रथम क्या किया था, संश्लेषण किया था। ठीक है, जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, हरगोबिंद खुराना ने किया था। जीन को वर्तमान नाम किसने दिया, देखो पहली चीज याद रखने का तरीका इसमें यह है कि जीन सबसे छोटा है। ठीक है, और छोटा जो होता है, एक कंपनी आती है छोटे बच्चों का जो पाउडर पाउडर बनाती है या ये लोशन वगैरह बनाते हैं, जिसको जॉनसन एंड सन, ठीक है, जॉनसन बेबी जॉनसन वाला जो है, तो आपको याद क्या रखना, जीन बहुत छोटा है, छोटे बच्चों के लिए कौन बनाता है, जॉनसन, तो याद जॉनसन। ठीक है, तो जॉनसन ने सबसे पहले क्या दिया था, जीन शब्द दिया था। कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, पदार्थ देखो आया, ठीक है, अभी बोला था आनुवंशिक वाहक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक इकाई किसको बोला जाता है, जीन को बोला जाता है। आनुवंशिक पदार्थ किसको बोला जाता है, डीएनए को, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो एसिड। ठीक है, तो इकाई जीन, वाहक गुणसूत्र, पदार्थ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डीएनए का, ये किसने बताया कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स में होता है, दो रज्जु होते हैं, कितने होते हैं, द्विरज्जु होते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स होता है। तो ये बात किसने की थी, वॉटसन एंड क्रिक, स्टार ब्रगन ने, बीटल, टेम्पटम या मॉर्गन ने। तो ये बात जो थी ये याद रखना, ये पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। दो मॉडल है तो दो साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती है। ठीक है, इसका जो है वो आनुवंशिक कारण के कारण, वातावरण विभिन्नताओं से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोनों का इफेक्ट होगा, आनुवंशिकता का भी होगा, वातावरण का भी इफेक्ट होगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो दोनों होगा। यानी डीएनए में बदलाव आएगा तो भी वो चेंजेस होंगे, वातावरण का भी उस पर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों होंगे। द्विपार्श्वीय लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए, द्विपार्श्वीय अभी बताया था, 7 मेंडल के मटर के पौधे के अंदर 7 द्विपार्श्वीय लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं एक बता देता हूं आपको, जैसे लंबाई है, लंबाई में आपको देखो क्या होगा, या तो वो लंबा होगा या बौना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको नियंत्रण करने के लिए एलिल्स या युग्म विकल्पी होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, संलग्नता होती है, पुनर्योजन होते हैं। तो क्या मिलते हैं इसमें, एलिल मिलते हैं। जैसे इसके एलिल जो होंगे वो एक तो टी होगा, स्मॉल टी होगा, एक लंबेपन वाला होगा, एक बौनेपन वाला होगा। ठीक है, तो ये दो जो है वो युग्म विकल्पी होते हैं किसी भी एक विपार्श्विक लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए। मनुष्य के अंदर क्रोमोजोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के अंदर क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और अगर आपको पूछे कि ऑटोसोम कितने होंगे, देखो 46 होती है, जिसके अंदर दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम जिसको बोला जाता है कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जिसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये जो होते हैं वो कितने होते हैं, 22। ठीक है, और ये कितने होते हैं, दो। दो में भी अगर अपन मेल की बात करें, ठीक है, तो होंगे एक्स और वाई, और अगर फीमेल की बात करें तो होते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, तो ये बन गए 46। ठीक है, तो टोटल जोड़ी में, ये जोड़े में, ठीक है, और यू बात करें तो कितने होते हैं, 44। ठीक है, और इसमें अगर जोड़ी में बात करें तो एक जोड़ी, एक जोड़ी में होते हैं, तो कितने होते हैं, 46 होते हैं।
मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? देखो, तो देखो, नर जो होगा और मादा जो, मादा के अंदर एक्स एक्स होता है और नर के अंदर एक्स वाई होता है। अगर सपोज मान लो ये मिला तो हुई लड़की, और अगर वाई वाला मिलता है तो होता है लड़का। ठीक है, तो देखो वाई गुणसूत्र कहां से आएगा? नर से आएगा, और मादा से क्या आएगा? एक्स आएगा। तो देखो, पुरुष से आएगा वाई और स्त्री से आएगा वाई। ठीक है, तो ये वाला, तो बालक क्या होगा? पैदा होगा। लिंग संलग्नता लोग है जिसमें अगर जो जीन जो होती है वो इसमें लिंग गुणसूत्रों पे वो जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और उसके कारण जो बीमारी होती है तो वो किस कौन सा है? कुष्ठ रोग नहीं होता है, क्षय रोग ये भी है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, वरदानता जो होती है, क्या होती है? वरदानता जो है वो कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाएगा इसको कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंड। इसमें क्या होता है? लाल व हरे रंग में, लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं होता है। ठीक है, और ये किसमें? ये आनुवंशिक है, आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग है ये? आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। जीन में परिवर्तन कहलाता है, जीन में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसको कहलाते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, और इसको देने वाला अभी वैज्ञानिक बताया था। उत्परिवर्तन किसने दिया था? हुगो डिवरीज ने दिया था, जो इसने वापस मेंडल को पुनः खोज की थी, वो वाले ने। ठीक है, लैंगिक जनन में आनुवंशिक विसर, विसर का मतलब होता है चेंज। ठीक है, जीन सम्मिश्रण में क्रोमोसोम में बदलाव के कारण या डीएनए में बदलाव के कारण या सभी, तो सभी के कारण होगा। देखो, जीन में भी चेंजेस आएंगे तो वो आएंगे, जीन में चेंज हो गए तो डीएनए में चेंज होगा, डीएनए में चेंज होगा तो क्रोमोसोम में चेंज होगा। ठीक है, कि जीन का होती है, जीन होती है डीएनए पे, और डीएनए का होते हैं क्रोमोसोम्स पे या गुणसूत्रों पे। ठीक है, अब इसमें बदलाव आया तो इसमें बदलाव आएगा, इसमें बदलाव आया तो इसमें बदलाव तो क्या होगा? सभी में होगा। गुणसूत्रों में होता है, गुणसूत्र देखो बने हुए होते हैं, वो गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र किससे बने हुए होते हैं? आरएनए अमीनो अम्ल से, आरएनए शर्करा से, डीएनए प्रोटीन से या डीएनए एंजाइम से। तो देखो, गुणसूत्र जो होता है वो अगर बात करें इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से ये जो होता है वो डीएनए होता है। अब इसको अगर जूम करके और देखें तो ये इस तरह से मिलेगा, और इसके अंदर ये जो है कुछ इस तरह से आकृतियां मिलती है। ठीक है, गोलाकार। जैसे मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये तो आपको धागे जैसा दिख रहा है वो तो है डीएनए, और ये जो लाल रंग के है ये है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए जो बना हुआ, क्रोमोसोम जो बने हुए होते हैं वो दो चीज से होते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन से होते हैं। जेनेटिक्स का अध्ययन होता है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? डीएनए की संरचना का, जैव विकास का, मेंडल के नियमों का, या आनुवंशिक और विभिन्नताओं का। तो किसका होता है? मैंने पहले ही बोला था, जेनेटिक्स क्या है? यह विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की क्या है? शाखा, शाखा। ठीक है, जिसमें किसका अध्ययन होता है? आनुवंशिकता का, और दूसरा जो होता है यानी कौन से गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उनके बारे में अध्ययन होता है। और वो विभिन्नताएं जो आती है, यानी जो जंतुओं के अंदर या जो अभी जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं आती है उसका क्या कारण है, उनका अध्ययन जो होता है वो यहाँ पे होता है, इस ब्रांच के अंदर होता है। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स, डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो करते हैं, अच्छा वो हाथ वाली फिंगरप्रिंट नहीं है, ठीक है, वो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होता है, डीएनए को मैच किया जाएगा। इसमें किसको मैच किया जाएगा? डीएनए को मैच किया जाता है। किसमें? बलात्कारी में, ठीक है, रेप केस में या चोरी में, ठीक है, या माता पिता के कोई विवाद में, बच्चे का जैसे विवाद है, कोई दो दो माता पिता आ गए कि ये मेरी संतान है या मेरी संतान है, तब किया जाता है डीएनए टेस्टिंग की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स किया जाता है। तो इन सभी के अंदर ये किया जाता है। एक वरदानता पुरुष सामान्य महिला से शादी करता है तो वरदानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। देखो, वरदानता का मतलब होता है जैसे एक्स और वाई, और ये हो गया फीमेल में एक्स एक्स, ये तो होगी फीमेल,
और ये हो गया मेल। अब देखो आपको करना क्या है कि ये बोल रहा है कि एक वर्धानता पुरुष, यानी पुरुष जो है वो वर्धानता वाला है, यानी इसके ऊपर जो है वो जीन जो एक्स क्रोमोजोम पे होती है, एक्स क्रोमोजोम पे ये क्या होती है, जीन पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक्स पे आई है। ठीक है, ये नॉर्मल है, सामान्य महिला है। अब देखो इसके साथ में हुआ तो क्या होगा, ये गैमेट है, गैमेट में आएंगे। ठीक है, इसका इसके साथ में हुआ तो ये बन गया ये। ठीक है, इसका इसके साथ में हुआ तो ये बन गया एक्स और एक्स डैश। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है, अप्रभावी वाली जीन होती है, अप्रभावी वाली जीन है। ठीक है, अब y का करेंगे तो x और y, और ये करेंगे तो x और y। अब देखो सीधी सी बात है, अब ध्यान से थोड़ा समझना इस बात को। यहाँ पे देखो पहला तो है कैपिटल X, और ये भी है X, लेकिन ये रिसेसिव है, ये अप्रभावी है, अप्रभावी है। ठीक है, और ये कैसा है, प्रभावी है, ये प्रभावी है। तो ये इसके गुण को प्रकट होने नहीं देता, यानी ये जो महिला होगी, ये महिला ये कैसी होगी, वाहक है। क्या है, वाहक है। ये लेके जा सकती है लेकिन रोगी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये भी रोगी नहीं है, ये भी रोगी नहीं है, ये भी जो मेल जो है बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, और इसमें आया भी नहीं है क्योंकि एक्स वाला जो है वो मेल से आया है। ठीक है, तो ये जो दोनों जो होंगे वो स्वस्थ होंगे। ठीक है, और ये दोनों कैसे होंगे, वाहक है, ये कैसा वाहक है। अब देखो तो उनके पुत्रों में नहीं आई, पुत्रियों में भी नहीं है, पुत्रियों में भी रोग नहीं है। पुत्र के पुत्रों में अगर सपोज मान लो ये पुत्र इसकी शादी करवाएंगे तो क्या रोग जाएगा, नहीं, क्योंकि रोग है ही नहीं इसमें, वो जीन ही नहीं है, क्योंकि वो एक्स पे होती है और इस पे है नहीं। ठीक है, अब देखो पुत्री के पुत्रों में, तो यहाँ पे सही जो होगा वो क्या होगा, पुत्री के पुत्रों में, पुत्री के पुत्रों में जा सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ वाला ऑप्शन ये है, पुत्री के पुत्रों में। ठीक है, कैसे, सपोज मान लो ये है, अब इसकी शादी मैं करवा देता हूं किससे, किसी मेल से। ठीक है, ये इसके पुत्र है, ये सॉरी पुत्री है, ये पुत्री होगी उसकी, और इसकी शादी किसी से करवा दी। ठीक है, मेल से। अब इसका इसके साथ में एक्स एक्स, इसका इसके साथ में। ठीक है, तो एक्स और एक्स डैश। ठीक है, अब देखो इसका इसके साथ में करवाएंगे, दोनों का एक के साथ में हो गया। देखो इसका इसके साथ में करवाएंगे तो बनेगा x और x। ठीक है, इसका फिर इसके y के साथ में करवाएंगे तो x और y, इसका फिर इसके साथ में तो x और x डैश, क्योंकि डैश वाला हमेशा रिसेसिव होता है तो बाद में लिखा जाता है। अब देखो x डैश और y, तो ये जो है वो कैसा हो गया, रोगी हो गया। ठीक है, तो पुत्री के पुत्रों में ये रोग आएगा, पुत्री के पुत्रों में ये रोग आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये पुत्री है, ये वाली, इसकी शादी यहाँ पे करवाई। ठीक है, इनकी संतानें जो पैदा होगी, लड़की पैदा होगी वो स्वस्थ है, ये भी कैसी है, स्वस्थ है। ये जो लड़की है ये केवल लड़की है, ये कैसी है, वाहक है, ये रोगी नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रभावी साथ में आ गया, एक्स बड़ा वाला आ गया तो ये छोटे वाले को दबा देगा। तो ये इधर क्यों नहीं दबा पा रहा, क्योंकि ये इधर एक्स है ही नहीं है बड़ा वाला, इधर वाई है। ठीक है, वाई का एक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो अपने आप को ये रिप्रेजेंट करेगा, अपने गुणों को बताएगा, तो ये कैसा होगा, रोगी होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ वाला। ठीक है, ये वाला। डीएनए से आरएनए के निर्माण को अभी बताया था। देखो डीएनए जो होता है वो बनाता है क्या, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसको बोला जाता है, और ये बनाता है आगे चल के क्या, प्रोटीन। तो देखो इसको तो बोला जाता है क्या, अनुलेखन, क्या बोला जाता है, अनुलेखन बोला जाता है। इसको बोला जाता है अनुवाद, क्या बोला जाता है, इसको अनुवाद बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुलेखन। ठीक है, अच्छा इसमें अनुलेखन कहा जाएगा, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें 1 और 3 कर दो। ठीक है, 1 और 3, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ये इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला। ठीक है, दोनों एक ही है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोला जाएगा क्या, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। कौन सा पदार्थ जीन का निर्माण करता है,
जीन का निर्माण, देखो जीन का निर्माण जो होते हैं वो 3 लिपिड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, प्रोटीन्स या हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही आंसर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं इसमें, क्या होता है, एक तो शुगर होती है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है, एक तो होता है फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। ये जुड़ता है किसके साथ में, ये जुड़ता है पेंटो शुगर, जिसको बोलते हैं अपन राइबो शुगर, राइबो शुगर, ठीक है। और फिर जुड़ता है नाइट्रोजन सार के साथ में। नाइट्रोजन सार कितने होते हैं, 4, ठीक है, ए, टी, सी और जी, जी, ठीक है। एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 सात, अच्छा, इन सबको चारों तीनों को मिलाया जाता है, तब बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है, केवल न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे तब बनेगा क्या, डीएनए, ठीक है। तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है, जीन, ठीक है। ये तो है पदार्थ, ये है वाहक और ये है इकाई। डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र के कारण, देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है। जो कॉपी जो होती है वो किसमें, 21वें गुणसूत्र की, 21वीं, ठीक है, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। यानी टोटल गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, अतिरिक्त इसकी प्रतिलिपि बन जाती है। तो डाउन सिंड्रोम में, ऐसा डाउन का मतलब डाउन नहीं हो रहा, ध्यान रखना, डाउन का मतलब वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, इसने इसको बताया था इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। विपार्सी लक्षणों को नियंत्रण करने के लिए जीन के किस रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वापस आ गया है, इसका जो है वो क्या है, एलील से। मेंडल के नियमों में अपवाद जो है वो क्या है, एक अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यय मेंडल का नियम है, प्रभाविता वाला भी मेंडल का नियम है, युग्मकों के शुद्धता का नियम ये भी है, लिंस संलग्नता। संलग्नता का मतलब होता है कि जो जीन जितने पास पास में होंगे, जैसे सपोज मान लो ये 2 है, ठीक है, और एक यहाँ पे बैठा हुआ, तो इन दोनों में संलग्नता ज्यादा होगी। इसमें संलग्नता ज्यादा है, ठीक है। इनमें क्या है, इसमें और इसमें बात करें तो ये क्या है, कम है, इसमें ज्यादा है। तो ज्यादा होंगे वो यहां से हटेंगे नहीं आपस में, जिनकी दोस्ती ज्यादा होती है वो उनकी दोस्ती टूटती नहीं है। और इनमें दोस्ती जो होगी वो कैसी है, इतनी ज्यादा है नहीं, तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी यहाँ से जीन जो होगा वो विनिमय हो सकता है, जीन विनिमय हो सकता है, जीन विनिमय में हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं संलग्नता, ठीक है। तो संलग्नता मेंडल का अपवाद है, क्या है, अपवाद है। जीन को व्यक्त किया जाता है, आनुवंशिकी की इकाई, डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई या उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। डीएनए का भाग भी है, उत्परिवर्तन की इकाई भी है और आनुवंशिकता की भी इकाई है। उत्परिवर्तन होगा वो भी इसी में होगा, ठीक है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में, शुक्राणु पूछा है, ध्यान रखना, शुक्राणु मतलब अगुणित होंगे, अगुणित गुणसूत्र होंगे में ऑटोसोम, ऑटोसोम की कितनी संख्या होगी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो पहली बात तो अपने पास में जो है वो 46 गुणसूत्र है। सपोज मान लो इससे बनता है क्या, शुक्राणु, ठीक है। तो इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे जो होंगे वो आधे हो जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 23 में से अगर देखा जाए तो 22 जो होंगे वो तो ऑटोसोम होंगे। ये कौन से होंगे, ऑटोसोम, यानी कायिक गुणसूत्र, जो भी पहले बताया था।
और इसमें से भली एक्स आओ या वाई आओ, ये दोनों में से हो सकता है। नर की बात करें, शुक्राणु में बात करें, तो ऑटोसोम कितने होंगे? 22 होंगे। तो कितने होंगे? 22 होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ऑटोसोम 22 होंगे। संख्या, अच्छा संख्या पूछिए ना, तो ये आप इसको कट कर दो, जोड़ी में नहीं होंगे, ठीक है। टोटल संख्या कितनी होगी? 22 होगी, ठीक है। तो युग्मक है, युग्मक में हमेशा कैसी होती है? 22 होगी। जोड़ी नहीं आएंगे, जोड़ी आएंगे तब तो वो कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है, जोड़ी नहीं आएगा, संख्या आएगी। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम देखो, मेंडल के एक तो था, पहला नियम जो था वो प्रभाविता का नियम नियम। दूसरा नियम जो था वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। ये दोनों में एक ही लक्षण को लिया जाता है, इसलिए एकल संकर है। कौन सा? एकल संकर है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र जो है अपव्यय का, इसमें जैसे लेंगे अपन टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, लंबा और बोना ले लिया, बोना ले लिया, तो ये तो हुआ एक ही गुण है, लक्षण कौन सा? लंबाई वाला। लेकिन द्विसंकर, इसमें जो आंसर है वो इसका क्या है? द्विसंकर है। द्विसंकर का मतलब क्या हुआ? द्विसंकर का मतलब ये हुआ कि दो गुण लेने, एक तो उसका जो है वो अपने ले लिया, आपने बीज का आकार ले लिया, बीज का आकार, ठीक है। और दूसरा उसमें ले लिया क्या? बीज का कलर, बीज का रंग, ठीक है। तो आकार तो हो गया आर आर, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा? बीज का कलर कैसा हो गया? पीला। तो ये गोल और ये क्या आ गया? पीला। तो दोनों कैरेक्टर एक साथ में, इसमें फिर वो लेंगे दूसरा जो करेंगे इसके साथ में स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये जो हो गया वो तो हो गया झुर्रीदार, और ये जो हो गया वो कैसा कलर हो गया इसका? तो दो गुणों के साथ में क्रॉस करवाया जाता है, तो वो द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या देखो, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र है वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। तो 44 तो रहता ही है, प्लस 0 और x हो जाता है ये, तो टोटल कितने हुआ? 44 और ये 45, तो कितने हो गए? 45, यानी एक जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र एक क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो ये थे आनुवंशिकता के कुछ एमसीक्यू जो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए या कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका आंसर दे दिया जाएगा। और ये जो कुछ जो थे इंपॉर्टेंट जो थे जो मैं आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।